नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्वर व्यंजन से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लिए हैं। आज से अपन डेली व्याकरण का एक टेस्ट सीरीज शुरू की है। आज का अपना टेस्ट होगा स्वर और व्यंजन से संबंधित। आप अपनी तैयारी को जांचें, परखें और देखें कितने सही हो रहे हैं आपके। अगर आपने स्वर व्यंजन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जिससे आप स्वर व्यंजन पहले पढ़िए, फिर प्रश्नों को सोल्व कीजिए, कितने सही होते हैं, अपनी जो योग्यता है उसको जांचिए। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहले तो प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, पढ़ना है कि उसमें असत्य है या असत्य नहीं है, कौन सा पूछ रहा है अगला। देखो, पहला ऑप्शन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण, मतलब सही है। उच्चरित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी उच्चारण करने पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। तीसरा ऑप्शन है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। चौथा ऑप्शन है महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। तो इसमें अपने को असत्य पूछा है, तो असत्य चौथा नंबर ऑप्शन है वही है कि महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण नहीं है बल्कि ध्वनि है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर अपना द होगा। अगला देखिए, स्वरों के संबंध में सही कथन कौन सा है। स्वरों के संबंध में सही कथन कौन सा है इसमें कि व्यंजनों की दीर्घ ध्वनियाँ होती हैं उन्हें स्वर कहा जाता है, या फिर स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, इनमें से स्वर होते हैं वो स्वतंत्र ध्वनियाँ जो होती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये किसी की सहायता से नहीं उच्चारण किए जाते हैं, बल्कि व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो सही उत्तर होगा 3 नंबर। अगला देखिए, व्यंजनों के संबंध में सही कथन। व्यंजनों के संबंध में सही कथन, व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, नहीं होता है ना। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या फिर एक या दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, मतलब 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए, चौथा प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में सभी मूल स्वर हैं। मूल स्वर और संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर अलग अलग विभाजित होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, जिसको अपन ह्रस्व स्वर भी बोल देते हैं, दीर्घ स्वर भी बोल देते हैं, सहजातीय स्वर भी बोल देते हैं, विजातीय स्वर भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो मूल स्वर पूछे अपन को ए आ ई, ये तो नहीं होते, या उ ए ओ ऐ, ई री ओ उ, ए ई ए और री, इनमें से मूल स्वर अपन को पूछे कि मूल स्वर किस ऑप्शन में सम्मिलित किए गए। तो मूल स्वर होते हैं ए ई उ और री। ठीक है, ए ई उ और री होते हैं, उनको मूल स्वर माना जाता है। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, देखो ए ई ए नहीं है, यहाँ पर उ है। ए ई उ और री, इनको क्या माना जाता है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वरों की श्रेणी में इनको गिना जाता है। तो ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो गया। मिस प्रिंट है, थोड़ा ठीक कर लेना। अब देखिए, निम्न में से किस विकल्प में यौगिक स्वर हैं। यौगिक का शाब्दिक अर्थ होता है मतलब 2 स्वरों के जोड़ने से बने हैं। तो इनमें से कौन से जो स्वर हैं जो कि यौगिक स्वरों की श्रेणी में माने जाएंगे। ए आ और उ, री उ और ए ऐ ओ औ, उ और ए। तो ए ऐ और ओ हैं, ये संयुक्त स्वर या यौगिक स्वर माने जाते हैं, यानी किसी के योग से बने। तो ए का योग ए और ई को अपन जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है। ए और उ को अपन जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ओ बनता है। इस प्रकार से ये जो ऑप्शन है 3 नंबर, वो सही होगा, ए ऐ और ओ। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में अयोगवाह ध्वनियां हैं। ए और आ, अंग और अह, और ए और उ, या ई और री। तो देखिए, अयोगवाह ध्वनियां अनुस्वार और विसर्ग को बोला जाता है। ध्यान रखना, अयोगवाह की जो ध्वनियां होती हैं वो अनुस्वार और विसर्ग को माना जाता है। इसका मतलब दूसरा नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे देखिए, निम्न में से
किस विकल्प में दो असमान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ स्वर है? दो असमान स्वरों से मिलकर के। तो देखिए ए उ री और ई, ये तो मतलब है स्वर या मूल स्वर कह सकते हैं अपन इसको। अब आ ई उ और ए, इसमें आ है वो ए और ए से मिलकर के बनता है, ई है वो अपने आप में मूल है, हस्व है, ऊ से मिलकर बनता है, ए और ई से मिलकर ये भी नहीं है, ए आई ओ औ और आ ई आ ए और उ। तो देखिए इसमें पूछा है दो असमान स्वरों से, तो असमान स्वरों से ए आई ओ औ, ए और ई से मिलकर के बनता है, उ है जो ए और उ से मिलकर के बनता है। मतलब ये वाला ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन से ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। आई बात समझ में? असमान समझ रहे हो, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर भी इसको बोलते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में कंठ तालुवीय स्वर है? कंठ और तालु के योग से कौन कौन सा बना है? तो देखो ए और आ, ये तो कंठ से है, उ ये ओष्ठ से है, ए और ऐ, ओ और औ। तो ए और ऐ है ना, ये कंठ तालु से, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो ए और ई से मिलकर के ए बनता है, तो ये कंठ तालु है। ए और उ है वो कंठ ओष्ठ होता है इसका, यानी ए कंठ से उ ओष्ठ से, तो इसको कंठोष्ठ बोलते हैं अपन। ठीक है, ए और ऐ कंठ तालु से। किस विकल्प में कंठोष्ठ स्वर है? कंठोष्ठ, तो आपको अभी मैंने बताया ओ और औ हैं वो किस में माने जाएंगे? कंठोष्ठ में माने जाएंगे, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ। री का उच्चारण स्थान क्या होता है? री का उच्चारण स्थान मित्रों कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, तो मूर्धा होता है वो री का उच्चारण स्थान माना जाता है। निम्न में से किस विकल्प में अग्र स्वर है? निम्न में से किस विकल्प में, देखो जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भेद होते हैं स्वरों के, वो होते हैं देखो अग्र, मध्य और पश्य। तो अग्र स्वर इसमें अपन को पूछा है, तो अग्र स्वर में ई ए ऐ और री को शामिल किया जाता है, तो ई ए ऐ और री होते हैं, वो अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर एकमात्र एक ए होता है, और पश्य स्वर होते हैं आ उ ओ और औ, उनको पश्य स्वर बोला जाता है। अग्र संवरित स्वर इसमें से कौन सा है? अग्र और संवरित स्वर पूछा अपन को इसमें। तो देखिए ई और उ, ई अग्र तो है परंतु उ संवरित स्वर में नहीं आता है, ई और ए, ई संवरित स्वर तो है परंतु ए संवरित स्वर में नहीं माना जाता है। ठीक है, और री और उ है जो, री संवरित स्वर तो है परंतु उ है वो संवरित स्वरों में नहीं माना जाता है। ठीक है, अब अगला है इसमें ई और री, ये जो ऑप्शन है वो इसमें अग्र संवरित स्वर माना जाएगा, यानी ई और री होते हैं वो क्या माने जाते हैं? अग्र संवरित स्वरों की श्रेणी में माने जाते हैं। ठीक है, अग्र और संवरित स्वरों की श्रेणी में री जो होता है वो अग्र स्वर होता है, और ई जो होता है वो क्या होता है? संवरित स्वर माना जाता है। इस प्रकार से ई और री जो हैं वो अग्र संवरित स्वर में श्रेणी में माने जाएंगे। निम्न में से किस विकल्प में मध्य स्वर है? तो अभी मैंने आपको बताया है कि अग्र स्वर ई ए ऐ और री होते हैं, मध्य स्वर एकमात्र ए होता है, इसमें अपन को मध्य स्वर ही पूछा है। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में पश्य स्वर है? पश्य स्वरों में आते हैं आ उ ओ और औ, आ उ ओ और ओ। तो देखिए इसमें देखो ई ए और उ, ए और औ, री उ और ए आ और ई, तो इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, ए ओ और औ, ये क्या माने जाते हैं? पश्य स्वरों की श्रेणी में आते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में संवरित स्वर है? संवरित का मतलब देखिए मुखाकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं, एक तो होता है विवरित, एक होता है अर्धविवरित, एक संवरित और एक अर्धसंवरित। तो इसमें अपन को संवरित स्वर पूछा है, तो संवरित स्वर इसमें कौन कौन से हैं? देखो उ और री, ए ऐ और ए, ई और आ, ओ औ और ई। संवरित स्वरों में जो होते हैं ई उ और री को शामिल किया जाता है, ई उ और री को। तो इसमें कई जगह मिसप्रिंट हो गई है, जो पहला ऑप्शन है इसमें ई उ और री था तो लिखने में मिसप्रिंट हो गया, तो
ये पहला ऑप्शन सही समझें इसमें कि ई, उ और री को संवरित स्वरों की श्रेणी में माना जाता है। निम्न में से किस विकल्प में वर्ताकार स्वर है? वर्ताकार स्वर यानी देखिए ओष्ठाकृति के आधार पर दो भेद होते हैं, एक तो वर्ताकार और एक अवर्ताकार। वर्ताकार में मुख गोल हो जाता है और अवर्ताकार में गोल नहीं होता है। तो इसमें देखो गोल उ, ओ, औ, इनको आप चारों को उच्चारण करके देखो, अपने होठों का आकार जो है वो गोल हो जाएगा। इसका मतलब इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? उ, ओ, औ। ये वृत्ताकार स्वर होते हैं। किस विकल्प में वृत्ताकार स्वर? इसमें अगर ओ, औ न भी दे, उ दे तो भी वृत्ताकार ही माने जाएगा। ये चार स्वर होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, उ, ओ, औ। किस विकल्प में नासिक के ध्वनियाँ है? तो स्वर नासिक के होते हैं या व्यंजन होते हैं, अनुस्वार या फिर विसर्ग? तो अनुस्वार होता है वो क्या होता है? नासिक के ध्वनि माना जाता है। किस स्वर में ध्वनि रूप में खंडन होता है? ध्वनित रूप किसका खंडित होता है? यहाँ पर देखो आ का खंडित नहीं होता है, ए का खंडित नहीं होता है, ई का नहीं होता है, री का खंडित होता है। री का अपन उच्चारण करते हैं तो ई की ध्वनि इसमें साथ आती है। किस विकल्प में सहजातीय दीर्घ वर्ण है? तो देखिए सहजातीय दीर्घ वर्ण अपन को इसमें पूछें तो इसमें भी ए, ओ और औ, ए, री और ऐ, आ, ई और उ और ई, उ और उ। तो सहजातीय दीर्घ से और आ, ई और उ होते हैं। इसका मतलब देखिए सहजाती का मतलब एक ही जाति से मिलकर के बनता है। ए और ए के मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। एक ही जाति है दोनों की। अब इसी प्रकार ई और ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगी, वो भी एक ही जाति है। उ और उ को मिलाएंगे तो दीर्घ उ बनेगा, वो भी अपनी एक ही जाति है। इसलिए इसे सहजातीय दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। और ए और ओ होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, वो विजातीय की श्रेणी में माने जाते हैं। तो आ, ई और उ हैं वो सहजातीय दीर्घ स्वर हैं। इस प्रकार से अपन ने 20 प्रश्नों का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको व्याख्या सहित बात हर एक समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई आपको डाउट हो, आपके मन में ऐसी शंका हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न अपन डेली लेंगे 20-25 और अपनी जो तैयारी है उसका आंकलन करेंगे। और स्वर व्यंजन का वीडियो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, आप उसमें से वो स्वर व्यंजन का वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।